दोस्तों नमस्कार। इतिहास खुद को कैसे दोहराता है और भारत की राजनीति पलक झपकते ही कैसे बदल जाती है, इसका इतिहास खासा पुराना रहा है। एक वक्त कांग्रेस समझ नहीं पाई, मौजूदा वक्त में बीजेपी की सत्ता समझने लगी है। जिस वक्त में कांग्रेस समझ नहीं पाई, उस दौर में कांग्रेस की सत्ता की तूती पूरे देश में बोला करती थी। मंडल कमंडल का दौर याद कर लीजिए और उससे पहले कांग्रेस की सियासत भी इस देश में देख लीजिए। उस वक्त कांग्रेस को इसका एहसास ही नहीं था कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य भी भारत की राजनीति को पलट सकते हैं। और मंडल कमंडल के बाद कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे देश में धीरे धीरे इस तर्ज पर होते चला गया कि उसका कोई भी सिरा कांग्रेसी पकड़ नहीं पाए। और मौजूदा वक्त में अयोध्या कांड जिस तर्ज पर उभर कर सामने आया है, उसके ठीक समानांतर कोई बड़ा मुद्दा आप खड़ा कर दें और इस देश के रूट्स यानी जड़ें उस सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को भूल जाए जो एक वक्त कमंडल की लड़ाई से शुरू हुआ था और आज अयोध्या कांड में वो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, यह संभव है नहीं। उस वक्त कांग्रेस सचेत नहीं हुई थी, इस वक्त बीजेपी सचेत है। इसीलिए दिल्ली में हड़कंप मची हुई है। प्रधानमंत्री कार्यालय खामोश है। उसने कोई भी हरकत इस दौर में अयोध्या को लेकर नहीं की है। अपने तौर पर उसकी निगाहें पैनी जरूर है, लेकिन वह इस हकीकत को जान समझ रही है कि परिस्थितियां आने वाले वक्त में बीजेपी और संघ परिवार दोनों के लिए नाजुक होने वाली है। हालांकि सत्ता ही विचारधारा हो सकती है, लेकिन विचारधारा जिसके आधार पर बीजेपी और संघ परिवार चलता चला आया, अगर वह पूरे तरीके से दागदार हो जाए तो उसके बाद सत्ता कितनी भी बड़ी विचारधारा हो वो बचेगी नहीं। वो पूंजी पर टिकी हुई हो, वह इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन को अपने हाथ में दबोचे हुए हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के भीतर एक झटके में लोकतंत्र का ही हाईजैक चुनाव आयोग कर चुका हो, नहीं बचेगी। क्योंकि इस देश के भीतर एक बड़ी आबादी, मत कहें बल्कि समूचा देश ही कहें, क्योंकि उसके दायरे में इस वक्त 90% लोग आते हैं जो इस देश के सियासत जरूरतों से नहीं जुड़े हैं। उनके अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मूल्य जो हैं, अगर उस पर ठेस पहुंच गई, वह भी उस हालात में जहां मौजूदा राजनीतिक सत्ता उसी को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंची हो, इस बात का एहसास दिल्ली को हो चला है। इसीलिए पहली बार जिस पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र है उसमें बीजेपी है, उसमें संघ परिवार है, उसमें दिल्ली की वो सत्ता है जिसे अब लगने लगा है कि अगर उसने अपने भीतर बड़े सुधार नहीं किए या कहें बड़े परिवर्तन नहीं किए तो स्थिति उसके हाथ से निकल जाएगी। और शायद इसीलिए बार बार एक फुसफुसाहट मंत्रिमंडल विस्तार की होती है, अगली फुसफुसाहट कई मुख्यमंत्रियों को बदलने की होती है, उसके बाद की अगली फुसफुसाहट कई राज्यपाल जो नए बनेंगे और मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता उन्हें दिखाया जाएगा, उन्हें राज्यपाल के तौर पर स्थापित कर दिया जाएगा। और एक बड़ी फुसफुसाहट, क्या इस दौर में किसी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाकर उन परिस्थितियों पर चाबुक चला दिया जाए या उन परिस्थितियों को एक झटके में बदल दिया जाए, यह सवाल भी बड़ा हो चला है। लेकिन इन चारों सवालों के साथ अलग अलग परिस्थितियां इसलिए उलझी हुई है क्योंकि बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर घमासान है कि आखिर बड़ी तादाद में मंत्रियों को बदल भी दिया जाए तो कोई चू तो नहीं करेगा, यह तो हकीकत है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी है कि इसी दौर में जब अयोध्या कांड हो गया और सामने 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव खड़ा हुआ है और वह चुनाव और वहां पर मौजूदा बीजेपी की सत्ता जिस भगवाधारी या कहें जिस हिंदुत्व के आवरण को ओढ़कर चलती है, चोट उसी पर लगी है, दाग वहीं पर आया है। और विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव इसे खुले तौर पर उठा रहे हैं, उठाना ना कहें,
बल्कि उनके निशाने पर योगी आदित्यनाथ हैं। और योगी आदित्यनाथ के तमाम भाषणों में जिक्र 2017 से पहले अखिलेश की सत्ता का जिक्र है। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरतों को समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर अखिलेश जानते समझते हैं, अगर निशाने पर योगी आदित्यनाथ आ गए तो फिर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उनके सांसद की जीत हो गई अयोध्या में, तो राज्य में भी कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि वह एजेंडा या कहें वह विचारधारा या कहें वो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां एक झटके में योगी आदित्यनाथ को ही कटघरे में खड़ा कर देगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के शासनकाल का जिक्र करते हुए उस दौर के दंगों को याद बार बार करा रहे हैं। लेकिन दिल्ली का मूड अलग है। उसे समझ में आने लगा है कि दरअसल अब आने वाले वक्त में उस विचारधारा के आश्रय वो लंबी लड़ाई लड़ नहीं सकते हैं, जिस लड़ाई के आश्रय वो दिल्ली की सत्ता तक पहुंचे या फिर उत्तर प्रदेश को एक नई प्रयोगशाला में उन्होंने तब्दील कर दिया। तो क्या वाकई नई परिस्थितियां दिल्ली में किसी डिप्टी पीएम को लेकर आएगी? असल पेच यही से शुरू होता है। लेकिन इस पेच के हर नब्ज को आप जब समझें, उससे पहले यह बात जरूर जान लीजिए कि यह व्यापक परिवर्तन की वजह क्या है। राजनीतिक तौर पर अगर जमीन बीजेपी की हिलती है, तो कांग्रेस या राहुल गांधी के निशाने पर बीजेपी कैसे आती है, इसका खुला नजारा याद कर लीजिए। 2024 में जब बीजेपी बहुमत तक पहुंच नहीं पाई और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी ने जब पार्लियामेंट के भीतर भाषण, जो पहला भाषण था, वो दिया, तो उसने निशाने पर बीजेपी और संघ परिवार के साथ साथ उस धारणा को लिया जिस धारणा को बीजेपी और संघ और मोदी खुद समेटे रहते हैं। हमें लगता है एक क्षण के लिए पुरानी फाइल को आज खोलते हैं और उस भाषण के चंद हिस्से उस दौर में गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों तो सदन में मौजूद थे, और राहुल गांधी किसे निशाने पर किस तरीके से ले रहे थे। और प्रधानमंत्री जब बोलने खड़े हुए तो उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें भी नहीं बख्शा। सुन लीजिए। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आप हिंदू हो ही नहीं। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। दरअसल इस भाषण के बाद ही पीएमओ की गहमा गहमी, गृह मंत्रालय की सक्रियता या कहें मोदी शाह की जोड़ी ने यह मान लिया कि अगर यही हालात बने रहे तो आने वाले वक्त में उनकी राजनीतिक जमीन खुलेआम पार्लियामेंट के भीतर और बाहर खिसक जाएगी। अगर ऐसे ही भाषण चुनावी जीत के बाद विपक्ष देने लग गया, राहुल गांधी निशाना साधने लग गए, तो यह भाषण 1 जुलाई या 11 जुलाई 2024 का है। और उसके बाद देखिए, कोई भी चुनाव बीजेपी नहीं हारती है, विपक्ष हर चुनाव हारते चला जाता है। भाषण के तेवर राहुल गांधी के भी इस तरीके से उसके बाद उभर नहीं पाए। चुनाव दर चुनाव बीजेपी की जीत और चुनाव दर चुनाव विपक्ष की हार, छत्रपों की हार, छत्रपों का टूटना, ये सारे मैसेज हैं जब तक अयोध्या कांड नहीं हुआ था। अयोध्या कांड के बाद की परिस्थितियां खुले तौर पर अब यह नया ऐलान कर रही है कि अब दिल्ली की सत्ता को लंबे वक्त तक एक अलग राजनीति साधनी होगी। उस राजनीति के दायरे में कौन कैसे किस रूप में लिया जाए, मंथन चिंतन इसी बात को लेकर है। लेकिन मुश्किल हालात यह है कि इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, जहां नंबर 2 लाल कृष्ण आडवाणी थे। इस वक्त तो सबसे बड़ी लड़ाई नंबर 2 की ही है। और नंबर 2 की कतार में आप कह सकते हैं वरीयता के लिहाज से राजनाथ सिंह सबसे बड़े हैं, उसके बाद नितिन गडकरी हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, उसके बाद जेपी नड्डा हैं, उसके बाद
अगर बाहर निकलिएगा पार्लियामेंट के बाहर तो आपको योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, उसके भी बाहर निकलिएगा और प्रोफेशनल वर्ल्ड में कदम रखिएगा तो आप देवेंद्र फडणवीस का नाम लेने लग जाइएगा। तो क्या यह डिप्टी पीएम का सिक्का उछालकर हर किसी को निपटा दिया जाए, या ये डिप्टी सीएम किसी को बनाकर हर किसी को निपटाने की दिशा में खड़ा कर दिया जाए, या फिर डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए और मुख्यमंत्री और राज्यपालों की अदला बदली या हेरा फेरी या कहें फेंटते हुए एक नई परिस्थिति देश में बनाई जाए, जो लगे कि आने वाले वक्त में अब बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कुछ ऐसे ही चलेगी, यानी एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, वैचारिक तौर पर नहीं, संघ परिवार के साथ चिंतन मनन के साथ नहीं, बल्कि प्रशासनिक हेरफेर और उनको संभालने वाले मंत्रियों के फेंटने की परिस्थिति, क्या यह आ सकती है? चिंतन मनन तो इस बात को लेकर ही चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि जो नामों को हमने लिया उसमें राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा चारों बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इस वक्त नितिन नबीन है। नितिन नबीन की उम्र बड़ी कम है, 46 बरस के हैं। अभी उनको लगभग 15 बरस और मशक्कत करनी है, 60 के बाद ही वह उस केंद्रीय धुरी में आ पाएंगे। लेकिन ये सभी राजनाथ सिंह की उम्र इसी महीने 10 जुलाई को 75 बरस की हो जाएगी। तो क्या उन्हें चंद दिनों के लिए डिप्टी पीएम बनाया जा सकता है और उसके बाद उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जब तक ये पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन अपने अनुकूल ना हो जाए? क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो अच्छा काम किया था। जिस वक्त दिल्ली की लड़ाई चल रही थी, लाल कृष्ण आडवाणी रूठ गए थे, राजनाथ सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनके साथ खड़े हो गए थे और गोवा में जो कुछ जिस तर्ज पर हुआ हर किसी को याद होगा। दूसरा नंबर नितिन गडकरी का आता है। नितिन गडकरी संघ परिवार के करीब हैं, लेकिन इस वक्त संघ परिवार अपने तौर पर न ताकत रखता है, न दबाव बना पाने की परिस्थिति में है। उनकी उम्र भी 69 बरस हो चुकी है, 69 ईयर्स के वह हो चुके हैं। उसके बाद का रास्ता क्या वो संघ परिवार के जरिए बनाएंगे? जाहिर है दिल्ली ऐसा होने नहीं देगी। और दिल्ली की सत्ता का मतलब नंबर 2 कद के हिसाब से नहीं, अनुभव के हिसाब से नहीं, लोकप्रियता के लिहाज से नहीं, बल्कि इस देश में हर चुनावी जीत पर मुहर लगाने के साथ जुड़ा है। और वो मोहर कोई दूसरा शख्स नहीं, मोदी और शाह की जोड़ी ही लगाती। और अमित शाह की उम्र 62 बरस ही तो है। 22 अक्टूबर को वो 62 बरस के होंगे। और जहां तक चौथे अध्यक्ष जेपी नड्डा का सवाल है तो उनकी उम्र 66 बरस की है। 2 दिसंबर को वो 66 बरस के हो जाएंगे। लेकिन जेपी नड्डा उसी तर्ज पर हैं जिस तरीके से संघ के लिए नितिन गडकरी हैं, तो जेपी नड्डा उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के लिए हैं। वह उनके अनुकूल रहेंगे। मामला बचा राजनाथ सिंह और अमित शाह का। तो क्या राजनाथ सिंह इस मंत्रिमंडल विस्तार में हट जाएंगे, बदल जाएंगे? नितिन गडकरी हट जाएंगे, बदल जाएंगे? अमित शाह डिप्टी पीएम बनाकर स्थापित कर दिए जाएंगे कि आने वाले वक्त में उनके राह में कोई खड़ा ना हो? ठीक वैसे ही जैसे 2009 के चुनाव में लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के साथ बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर सामने आए थे। लेकिन उस वक्त अगर याद कीजिएगा तो उस वक्त राजनाथ सिंह अध्यक्ष हो गए थे। राजनाथ सिंह और आडवाणी की जोड़ी फेल हो गई। लेकिन राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी सफल हो गई। नितिन गडकरी उस दौर में हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिए गए। नागपुर पीछे खड़ा था बावजूद इसके। इस दौर में नागपुर योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ा है और हर किसी को पता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बड़ा मायने रखता है। यानी ये नया पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन और उसकी निगाहें उत्तर प्रदेश के चुनाव पर जरूर है। और हर कोई मान रहा है कि 6 महीने बाद जो चुनाव होगा वो एक लिहाज से इस देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा, क्योंकि किसी भी चुनाव में 2024 के बाद बीजेपी हारी नहीं। आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की ही सत्ता है, बीते 10 वर्षों से उसी की सत्ता है। लेकिन इस दौर में अयोध्या कांड क्या यूपी को पलट सकती है? यूपी की परिस्थितियों को वह डिगा सकती है? क्योंकि जिस हवा को इस देश की जड़ों के साथ जोड़कर बीजेपी ने जो ताना बाना बुना
और उसके बाद इस देश में चुनावी जीत हासिल करने के लिए जो भी इंस्टीट्यूशंस या कहें इस देश के डेमोक्रेसी के पिलर्स को ही अपने अनुकूल कर लिया, उसने मैसेज बहुत साफ दे दिया कि दरअसल बीजेपी को हरा पाना नामुमकिन है। लेकिन एक सवाल हर जहन में रहेगा, बीजेपी का ही खांटी वोटर, बीजेपी के ही भक्त या कहें प्रधानमंत्री मोदी के ही भक्तों की कतार, संघ के साथ खड़े स्वयंसेवकों की कतार सभी आहत हैं जो अयोध्या में दान पत्रों से चोरी कहें, डकैती कहें, जो शब्द कहना है कह दीजिए, लेकिन उसने उस आधारों को हिला दिया जिन आधारों पर उत्तर प्रदेश को एक राजनीतिक प्रयोगशाला के तौर पर खड़ा किया गया। और यही वजह है कि अब अखिलेश यादव भी ये कहने से चूकते नहीं हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव देश का चुनाव है। लेकिन वो जानते हैं इस चुनाव को कराने की परिस्थिति में दिल्ली का तंत्र मंत्र जब सक्रिय होगा तो कुछ नहीं बचेगा। कुंदरकी का कैसा इलेक्शन हुआ, या जितने बाई इलेक्शन से कैसे हुए, करेल का मैंने देखा अपने करीब, कानपुर का देखा हम लोगों ने बाई इलेक्शन। पुलिस क्या कर रही थी सोचिए आप, सेंट्रल फोर्स क्या कर रही थी, सेंट्रल फोर्स तो नहीं थी, पुलिस थी। और जो सीसीटीवी के जो आपको फुटेज नहीं मिल रहे हैं वो इसीलिए नहीं मिल रहे हैं कि कुंदरकी में जो वोट डालने का काम, मीरापुर में जो वोट डालने का काम वो पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में किया था। आप तो अधिकारियों से संबंध रखते होंगे, आप पूछिए क्या हुआ था चुनाव। तो इसलिए यूपी का चुनाव महत्वपूर्ण है। यूपी का चुनाव देश का चुनाव होने जा रहा है। अखिलेश ही नहीं पूरा देश जानता है, पूरा विपक्ष जानता है, बीजेपी भी जानती है। उत्तर प्रदेश की जीत के बाद दिल्ली का रास्ता भविष्य में उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसकी सत्ता बरकरार रहेगी। और जिस दिन समाजवादी पार्टी का किला ढहा और जिस तरीके से टीएमसी, आम आदमी पार्टी या वो तमाम राजनीतिक दल जिसमें शिवसेना का जिक्र भी कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए क्योंकि वह 2 बार टूटी है, तो चुनाव के बाद अगर समाजवादी पार्टी एकजुट नहीं रह पाई तो इस देश के भीतर विपक्ष भी कुछ अपना होगा या विपक्ष के नाम पर सिर्फ राहुल गांधी होंगे। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज या तो दिल्ली के इशारे पर होगी या फिर दिल्ली पर वो पूरे तरीके से निर्भर होगी, क्योंकि हर किसी को राजनीति साधनी है तो उसमें विपक्ष, और वह भी छत्रप, जो उसी मंडल कमंडल के दौर से निकले जहां सब कुछ कांग्रेस ने गंवा दिया और छत्रपों ने पाया, खुद को खड़ा किया, राजनीति साधी भी, लंबे वक्त तक सत्ता में रहे और इन सब के बीच जो कुछ बनाया, वो जो बनाई हुई फाइल है वो तो दिल्ली में तैयार है। तो हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव महत्वपूर्ण तो है, लेकिन एक सवाल यह भी है, 2017 में योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा थे। उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी घूम रहे थे और जिस तरीके का भाषण वो दिया करते थे उसने एक झटके में 80-20 का खेल उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया था। वो तो 2022 में चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ आए, लेकिन 2017 और 2022 में एक बड़ा व्यापक अंतर यह आया, समाजवादी पार्टी की ताकत विधानसभा के भीतर बढ़ गई, बीजेपी की ताकत घट गई। मुख्यमंत्री जरूर योगी आदित्यनाथ रहे और उसके बाद 2024 में जो लोकसभा में हुआ, कमोवेश उसी परिप्रेक्ष्य में अखिलेश 2027 का विधानसभा चुनाव देख रहे हैं। और अगला सवाल यह भी है कि क्या एंटी इनकम्बेंसी 10 बरस की या एंटी इनकम्बेंसी 12-13 बरस की प्रधानमंत्री मोदी के नाम नहीं जाएगी? और ऐसा नहीं है इससे दिल्ली की सत्ता वाकिफ नहीं है, वो जानती है जाएगी, बिल्कुल जाएगी। इस दौर में बहुत कुछ इस देश को दिया नहीं गया जितना बीजेपी ने पाया है, जितनी पूंजी बनाई, जो कॉरपोरेट साथियों के नेटवर्थ को बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता हासिल की, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विदेश नीति फेल भी हुई, तमाम चीजें इस दौर में दिल्ली की सत्ता के इर्द गिर्द रही। लेकिन लोग अपनी आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, वो जानते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां इस देश में नाजुक हैं और उत्तर प्रदेश तो उसमें सबसे आगे है, बिहार और यूपी। और इसी परिप्रेक्ष्य में जेनजी भी मैटर करता है, युवा तबका।
यानी युवाओं के हिस्से में अगर आक्रोश है इस सत्ता को लेकर, तो क्या वो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर यूपी में काम नहीं करेगा या फिर आने वाले वक्त में किसी भी चुनाव में काम नहीं करेगा? शायद इसीलिए कई प्यादों को खड़ा किया जाता है। और ध्यान दीजिए, इस वक्त एंटी इनकम्बेंसी में सबसे ज्यादा निशाने पर कौन है? पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान, तो ठीक है, उनको मौका पाते ही दरकिनार कर देंगे। दूसरा नाम इस दौर में नितिन गडकरी। इथेनॉल का खेल हो या सड़कों का खेल हो, टोल वसूलने का जिक्र हो या फिर इस देश में गाड़ियों का भट्टा बैठाने की परिस्थितियां हो, निशाने पर तो आ चुके हैं। तीसरा, इस दौर में सिंदूर ऑपरेशन, रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह, दिया गया गलत बयान, तमाम चीजें, यानी एंटी इनकम्बेंसी को भी अपने अनुकूल करने के लिए अपने ही लोगों को लेकर निशाने पर लाया जा सकता है। तो क्या इससे वोट एक साथ जुड़ जाएंगे? और जब आप इन तीन हिस्सों से आगे निकलेंगे तो अगला निशाना हो सकता है आपके जहन में योगी आदित्यनाथ का आके खड़ा हो जाए। अगर अखिलेश यादव ढील देते चले जाते हैं या दिल्ली ढील देती चली जाती है और अखिलेश यादव पतंग उड़ाते चले जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ चुनाव से पहले कहीं बीजेपी के हार के प्रतीक तो नहीं बन रहे हैं। यह मैसेज दिल्ली में आएगा, दिल्ली इस मैसेज को लखनऊ की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से फैला सकती है, बढ़ा सकती है, किसी नए शख्स को ला सकती है। वो जाति समीकरण के लिहाज से फिट बैठे या फिर इस अयोध्या कांड पर लाल रेड कारपेट बिछाने की स्थिति में आकर खड़ा हो जाए और वैचारिक तौर पर संघ को एक पुनर्जीवन दे दिया जाए। क्या यह स्थिति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। और शायद इसीलिए तो पहली बार देख रहे हैं कि अभी तो एसआईटी की रिपोर्ट आई, 8 लोग जेल गए, 2 के इस्तीफे हुए, अभी भी छापे पड़ते हैं, नोट मिल जाते हैं, पूरा दान पत्र का बक्सा तक मिल गया, उस पे क्यूआर कोड लिखा हुआ बक्सा मिल गया। अभी स्थिति ऐसी, और इन सब के बीच विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार कहते हैं, देखिए, सवाल यह नहीं है कि जिसने चोरी की उसे सजा दी जाए, सवाल यह है कि ऐसा अब कभी भविष्य में ना हो, रास्ता तो उसका निकालना है। और काम बहुत बड़ा है, केवल अपराध के बारे में जांच करना ये नहीं है, आगे से ये सब नहीं हो इसके उपाय सुझाना ये भी काम है। दरअसल अयोध्या कांड का मैसेज एक बहुत बड़ा है कि इस देश में कौन चंपत राय बंसल नहीं है। चंपत राय तो भरे पड़े हैं। सवाल तो यह आया कि दरअसल जिस विचारधारा ने चंपत राय को चंपत राय बनाया, उस विचारधारा के दायरे में शुद्धिकरण आता है, और शुद्धिकरण के दायरे में कभी दागदार होकर किसी चीज को शुद्ध करना नहीं होता है। और चंपत राय क्या लखनऊ, क्या दिल्ली, क्या अयोध्या, और क्या सरयू नदी, और क्या गंगा नदी, गिनते रह जाइएगा, बड़ी तादाद है इनकी। इसीलिए तो एक सरल भाव है कि भविष्य में ऐसा नहीं हो। और संभवतः इस बार बड़ा चिंतन कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को करना है, जहां 10 जुलाई से 3 दिन का प्रांत प्रचारक बैठक हो रही है। और यह माना जा रहा है कि इस बैठक के जरिए हो सकता है किसी नए प्रचारक की एंट्री बीजेपी में हो, जो आने वाले वक्त में उन परिस्थितियों को संभाले जिन परिस्थितियों के दायरे में अभी तक योगी आदित्यनाथ फिट बैठे हुए थे, लेकिन नई राजनीतिक परिस्थितियों में जो शुद्धिकरण होना है और दिल्ली के जरिए होना है, उसके दायरे में सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार या राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का हटना ही नहीं है, और सिर्फ डिप्टी पीएम तक की सोच नहीं है। सोच तो आपको आगे ले ही जानी होगी। क्या वो सोच पहली बार इस देश के मंदिरों से हटकर उस डेवलपमेंट पर जाएगी जो कॉरपोरेट के हिस्से में आता है, या कॉरपोरेट से हटकर और मंदिर की समझ और राजनीति से आगे हटकर उस सांगठनिक तंत्र पे जाएगी दोबारा से बीजेपी और संघ परिवार को वैसे ही स्थापित कर पाए और एक मैसेज लगातार रहे कि उनका विकल्प कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं, और इसीलिए एक डिप्टी पीएम को ले आया जाए, बैठा दिया जाए। इससे पहले बात तो भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ को होती थी। बीजेपी और संघ परिवार के भीतर लोग अक्सर उन्हें दिल्ली में देखा करते थे, और अक्सर चर्चा इस बात की होती थी कि दिल्ली डिग जाए लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं टिकेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति आ गई तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, 4 पूर्व अध्यक्षों को इस दौर में साधना है।
राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, जेपी नड्डा। किसको कहां कैसे फिट करना है, किसके जरिए किसको बैलेंस करना है, और एक मैसेज भी देना है कि दरअसल ये भविष्य के बीजेपी की तैयारी है जो कि 2047 में विकसित भारत बनाने की दिशा में बढ़ रही है और यही बनाएगी भी। इसीलिए तो आत्मनिर्भरता का जिक्र है, इसीलिए तो एक शानदार और शांतिपूर्ण तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ डूइंग लाइफ हो, सब कुछ का मंत्र इस दौर में सेक्रेटरीज के जरिए दिया जा रहा है। तो क्या इस दौर की परिस्थिति अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो नेता थे जो हाशिए पर चले गए, उनके भीतर भी एक नई सिचुएशन आने वाली है? वह भी तय करेंगे कि वो कहां पर खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं। 3 नाम तो हर जहन में आते होंगे, वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह। तीनों 3 राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तीनों आज तीनों राज्यों में नहीं हैं, तीनों जगहों पर बीजेपी की सत्ता है, लेकिन तीनों की अपने अपने राज्य में कोई पूछ नहीं है। बिल्कुल दिल्ली के इशारे पर वहां पर मुख्यमंत्री तैनात कर दिए गए, जिनकी अपनी पहुंच पकड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आगे बढ़ती नहीं है। तो राज्य में क्या, देश में क्या, उनकी पहचान वहीं तक सिमटी है। यानी जो नया ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें दिल्ली का किला और मजबूत करना है। और मैसेज विपक्ष को जो दे दिया गया राहुल गांधी के 2024 के भाषण के बाद, अब आप कोई चुनाव जीत नहीं सकते हैं, तो क्या नया मैसेज इस दौर में बीजेपी के भीतर कोई सवाल खड़े हो, संघ के भीतर कोई चिंतन मनन हो, किसी के जहन में अलग गुट बनाकर कुछ अगर बगावती मूड भी जागृत हो रहा हो, तो सब कुछ एक झटके में शांत हो जाए और दिल्ली दोबारा उस ताकत के साथ खड़ा हो जिसके दामन पर ना तो अयोध्या कांड का कोई दाग होगा और ना ही संघ के हिंदुत्व की प्रयोगशाला का कोई राजनीतिक छाप होगी। और ये मशक्कत अटल बिहारी वाजपेयी के दौर के नेताओं के बाद की नई पीढ़ी, खास तौर से मोदी और शाह के दौर में, उस नई रणनीति को बनाने की दिशा में बढ़ेगी, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसके बाद राष्ट्रपति पद का चुनाव है, उसके बाद गुजरात हो, पंजाब हो, वो तमाम राज्यों की राजनीति, और धीरे धीरे आप 2029 तक अगर बढ़ रहे हैं तो इस दौर का संदेश बहुत साफ हो। आने वाले वक्त में किसी प्रांत में कोई दूसरी पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो कर्नाटक और चाहे वो तेलंगाना ही क्यों ना हो। यानी सियासत इतनी एग्रेसिव इस दौर में पीएमओ की बिसात पर चल पड़ी है, कहां दिल्ली कहां लखनऊ भूल जाइए। ये बिल्कुल नई परिस्थितियां हैं जिसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राजनीतिक तौर पर अपना संगठन, अपने विचार, अपनी राजनीति और अपने ही प्रयोग होंगे। और जो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही थी, उसका एक भी दाग, एक भी धब्बा दिल्ली के सीने पर नहीं है, ये जान लीजिए। इसीलिए यह प्रयोग और उस पर चिंतन मनन हर किसी को परेशान किए हुए है। इसीलिए यह चिंतन मनन बीजेपी के भीतर घमासान किए हुए है। बस इंतजार कीजिए कब ये अमल में आता है और इसका असर कहां किस तरीके से होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।